विचारों को सुनते हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी। और बहन जी, मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि आप सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बने हैं, आप किसान भी हैं, आप विद्वान आचार्य भी हैं, आप जो है योगाचार्य भी है, आप समाज सेवक भी हैं, आप एक परिवार के सदस्य भी हैं, आप विभिन्न क्षेत्र में आपने जो आपके अंदर विधाएं हैं, जो आपकी विचारधारा है, आपकी सोच है, वो भी आप प्रदर्शित करने का कष्ट करें। जी डॉक्टर साहब। जी आदरणीय सदन को सादर प्रणाम, सभी विद्वत जनों को के चरणों में सादर प्रणाम। परम श्रद्धेय परम गुरु जी को आज उनका अवतरण दिवस है, उस पर उन्हें सादर नमन, वंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर ऐसी विभूतियों को लाखों वर्षों में इस पृथ्वी पर अवतरित करता है और उनका जो मार्गदर्शन इस देश को और दुनिया को मिल रहा है, ये बड़ा सौभाग्य है कि इस समय हमारा जन्म हुआ है जब उनका अवतरण हुआ है। तो हम सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वस्थ रहने की कला जो जन जन तक पहुंचाने का कार्य स्वामी जी ने किया, निश्चित रूप से वो बड़ा, उसको कुछ कहना, शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है। और ये देखिए हमारी बहनें भी लगी हुई है बच्चों को योग कक्षा में लगाने के लिए। तो निश्चित रूप से ऐसे कार्य, एक एक आदमी सेना बन गया, मतलब सेनापति बन गया है। तो ये जो अनुकरणीय है, ये ऐसे कार्यों को करना निश्चित रूप से, और ये सिर्फ स्वामी जी के भरोसे ही संभव था। तो मैं पुनः उनके चरणों में सादर वंदन नमन करता हूँ, और हमारे जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी हमारे बंधु भगिनियां हैं, उन सभी को सादर वंदन। वैसे जो विषय है उसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। बहन जी ने कुछ ऐसा विषय ले लिया, ऐसा कुछ मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा बताने के लिए नहीं है। तो हम अगर खेतीबाड़ी की चर्चा कर लें तो भाई साहब। खेतीबाड़ी की चर्चा करेंगे, लेकिन ये विचार खेतीबाड़ी, क्योंकि एक देखिए क्या होता है, लोग अरे मैं तो गांव का व्यक्ति हूँ, मैं तो गरीब परिवार से हूँ, डॉक्टर तो बड़े वो बनते हैं बड़े परिवार से, शहर वाले, इस प्रकार के जो भाव आते हैं ना, तो इसलिए आप से जो है उन्होंने कहा है बहन जी ने कि लोग ये ना समझे, अपने आप को निरस्तता ना महसूस करें, और देखिए आपका कैसे जो है आपने संघर्ष करके आप कहाँ पहुंचे हैं और क्या क्या विचार आपके मन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वैज्ञानिक बन जाता है तो सिर्फ किसी की बात करता है। आप में कितनी विधाएं छिपी हुई हैं जो हम लोगों को कुछ देखने को मिली है अभी, बाकी तो बहुत सारी है। और दिनेश जी सेमवाल जी ने हैंड रेस किया है, तो उनको सुन लेते हैं और उसके बाद कोई। जी 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 आदरणीय सादर प्रणाम, और समूचे मंच की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत पुनः। वास्तव में आपके बारे में जानना और आने वाले समय में प्रति व्यक्ति के जानने के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम एक परिवार के सदस्य हैं और एक परिवार के सदस्यों में से अलग अलग विधाओं में अलग अलग लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, अलग अलग कैरियर बनाई, अलग अलग परिवेश से आगे बढ़े। लेकिन आज हम जहाँ पर हैं वहाँ कैसे आए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वरना जैसे आप तो कृषि वैज्ञानिक हैं ही हैं, आप चाहते तो फिर अपना सैर सपाटा कर लेते सुबह सवेरे नित्य प्रति आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और साथ में अपने किसानों के लिए, अन्य लोगों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो अलग तरह का कार्य है। एक ऑफिशियल या लैबोरेटरी में कार्य करने वाले या अलग संस्थान में कार्य करने वाले वैज्ञानिक से अलग कर आपका व्यक्तित्व है। तो ये व्यक्तित्व का निर्माण यहाँ तक कैसे हो पाया, और यहाँ जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन आपने तय किए होंगे जो कि आपने संघर्ष के साथ पूरे किए होंगे। तो वहाँ तक अगर ये रिकॉर्डिंग अगर होती है तो शायद आने वाले हम जैसे दूसरे युवा भी आपसे प्रेरित हो सकते हैं कि एक व्यक्ति वैज्ञानिक तो है, लेकिन वैज्ञानिक के साथ साथ अन्य संवेदनाएं उसके साथ कैसे आगे बढ़ी हैं। आपका बचपन कैसा था, आपका परिवेश कैसा था, आपकी शिक्षा कैसी थी, और जब आप उस ट्रांजिशन पीरियड में आगे बढ़ रहे थे
कि जब एक विकल्प चुनने की आवश्यकता होती है कि मैं बैंकिंग में, मैं एग्रीकल्चर में, मैं फाइनेंस में या फिर अन्य क्षेत्र में जाऊँ। तो ये आपने कैसे तय किया? और जब आप कृषि क्षेत्र में आप बढ़े, तो अन्य वैज्ञानिकों की तरह वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप चाहे तो एक पसेसिव वे में अपना कार्य करते रहते। आपको क्या था? आपको अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, सब व्यवस्थाएँ सरकार की तरफ से थी, तो आपको सब सैल्यूट करते और अपने चेयर पे बैठ जाते, अपने खेतों में किसानों के साथ बात करते। लेकिन सामाजिकता में आप कैसा आपने प्रवेश किया, ये सारे बिंदु हैं। तो आदरणीय आपका पुनः स्वागत। जी, सभी को पुनः एक बार प्रणाम। जैसा कि आदेश हुआ है, मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं जो हमारा परिवार था, एक बहुत छोटे से गांव, हमारा जो छिंदवाड़ा जिला है, यहाँ पे छिंदवाड़ा जिले में मोखेड़ करके एक ब्लॉक है और इसमें एक छोटा सा ग्राम है कामठी, और उस गांव में एक छोटे से परिवार में मेरा जन्म हुआ 16 फरवरी 1971 को। माताजी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, पिताजी भी स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने कहीं भी मतलब जो वैसी शिक्षा नहीं ली थी, पर ईश्वर की उनके ऊपर कृपा रही कि वो पढ़ना लिखना और सब कुछ वो मतलब अपना जो उन्हें उनके अपने बचपन में उन्होंने जो जब गाय बैल चराने जाते थे तो वहीं पर उन्होंने लोगों से वो समझ के अपना पढ़ना लिखना सीखा और बाद में उन्होंने उस चीज़ को आगे भी बढ़ाया और वो सामाजिक जीवन में भी उन्होंने काफ़ी कार्य किए, तो उनकी चर्चा भी मैं बीच में करूँगा। तो माताजी भी हमारी बहुत मतलब उन्होंने कोई शिक्षा मतलब जो फॉर्मल एजुकेशन है कहीं से नहीं था। मेरी दादी थी जिनका मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। वो बड़ी हमारे दादाजी बहुत जब हमारे पिताजी छोटे थे 2-3 साल के रहे होंगे तभी हमारे दादाजी चल बसे थे और दादी जी ने पूरा घर को आगे लेकर गई, बड़े पिताजी हमारे पिताजी। तो जब हमारा जन्म हुआ तो बहुत स्थितियाँ ठीक नहीं थी, पर पिताजी लगातार मेहनत करते रहे और उन्होंने फिर कुछ किराना दुकान डाली, किराना दुकान के साथ उन्होंने कुछ कपड़े का भी व्यवसाय किया और कालांतर में वो फिर ग्राम के प्रधान भी रहे। 2 साल तक 2 पंचवर्षीय में वो लगातार प्रधान भी रहे और कार्यों की उन्होंने बहुत मतलब जिस तरह से गांव को एक आदर्श गांव बनाना चाहिए तो उसके लिए लगातार प्रयास किए। और मैं एक चीज़ उनकी जोड़ना चाहूँगा कि उन्होंने 84 में हमारे गांव में मतलब जो नल जल योजना थी, हमारे गांव में पानी टंकी 84 में बन गई थी उनके प्रयासों से, कहीं और बननी थी, उन्होंने उसको अपने जोड़ गुना करके और उसको अपने गांव में बनवाया कि नहीं हमारे गांव में ज़्यादा आवश्यकता है। और फिर उसमें पूरे गांव में नल मतलब घर में कनेक्शन देने की व्यवस्था, जब शहरों में ही व्यवस्था होती थी, उन्होंने गांव में लोगों को कनेक्शन दिया और उस समय 5 रुपये प्रति माह उसका वो होता था किराया। और वो नलों की व्यवस्था भी जो थे वो अपने हाथों से जाके एक लोटा ले जाते थे और फिर घड़ी से सेकंड गिनते थे कि ये लोटा 5 सेकंड में भरता है, तो 5 सेकंड का ऐसा रेगुलेट करते थे, सारे नलों को व्यवस्थित करते थे, कोई ज़्यादा पानी नहीं ले ताकि सबके घरों में पानी आए। तो सुबह सुबह वो इसी काम को 2 घंटे जब शुरू में व्यवस्था हुई थी, जब तक व्यवस्थाएं रेगुलेट नहीं हो गई तो 6-7 महीने तो वो यही करते रहे, लोगों को समझाना, लोगों को बताना नहीं ये आप ज़्यादा ले लोगे तो बाकी के यहाँ पानी नहीं आएगा। तो लोगों की मानसिकता भी रहती थी कि ज़्यादा पानी हमारे ही घर आए। कुछ परिवार बड़े होते थे, कुछ छोटे होते थे, पर व्यवस्था बनाने में तो ये भी मेरे जीवन का अंग था। अब मैं अपने बचपन की बात बताना चाहूँगा। तो हमारे गांव में उस समय 5वीं क्लास तक हुआ करती थी। तो बचपन में मैं छोटा था तभी घर में शायद ज़्यादा परेशान करता रहा हूँगा, तो मेरा छोटे में ही मेरा स्कूल में नाम डाल दिया था। तो मैं सब कक्षा में सबसे छोटा,
और सारे जो बच्चे थे वो मुझसे शायद 1 से 1.5 साल 2 साल तक बड़े हुआ करते थे। और वो सब, चूंकि मैं सबसे छोटा होता था तो मुझे चिढ़ाया भी बहुत करते थे, तो थोड़ा सा मुझे उन पे गुस्सा भी आता था। पर फिर भी मेरी बड़ी मित्रता, बड़ी सभी लोगों से, सब मेरे जो मित्र थे उनसे बड़ी अच्छी मित्रता रहती थी, छोटे में भी। और तीसरी, पहले ये होता था कि शुरू में जो आजकल तो KG1 से हमको वो दे दिया जाता है पेन, और वो लिख दिया जाता है। उस समय चलती थी हमारी वो स्लेट आती थी, तो वो स्लेटों में हम लोगों को एक स्लेट मिलती थी जब हम पहली कक्षा में जाते थे, तो एक स्लेट और एक कलम, और उसी को खाते भी थे और उसी से लिखते भी थे। मतलब एक कलम खाना, जितने भी हमारे दौर के लोग रहे हैं उनने सबने कलम खाई होगी। तो वो जो कलम थी वो लिखने के भी काम में आती थी, और वो जो स्लेट होती थी उस पे जो लिखते थे उसको फिर पेंसिल थी डॉक्टर साहब, वो पेंसिल है। तो वो जो उसकी रहती थी अपनी मिट्टी की, वो जो सफेद वाली मिट्टी होती है ना, उसमें चूने वाली मिट्टी उसकी। हाँ हाँ, चूने वाली मिट्टी। चाक तो उसको नहीं, चाक डस्टर तो अलग, वो मतलब एक चौकोर टाइप की आती थी। अब वो पत्थर जैसे अपनी पतले पतले पत्थर होते ना, बस बत्ती। बस हाँ, बत्ती लिखी है जैसे सिंगारिया जी, बत्ती। हाँ, वही बत्ती। हाँ, वो होती थी, और उसको उसको मतलब कैल्शियम की पूर्ति भी उसी से होती थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मतलब उस पे भी खूब डांट पड़ती थी कि आप ये लिखने के लिए, खाने के लिए नहीं। और उसको जो स्लेट पे लिखते थे, फिर जैसे उसको साफ करना होता था तो थोड़ा सा गड़बड़ भी करते थे कि हाथ में ऐसा थूक लिया और ऐसा करके उसको साफ करते थे, और ऐसा हाथ से ऐसा पोंछते थे। तो वो भी एक पुरानी यादों की है कि हम किस दौर में है, और आज किस दौर में हमारा एजुकेशन है, कि हम उससे कलम से लिखते थे। और तीसरी क्लास के बाद, तीसरी क्लास में मुझे याद है कि मुझे पेन दिए गए थे, मतलब पेन लिखने के लिए। उस समय फिर तीसरी क्लास से बच्चों को कि अब हाँ कॉपी मिल जाती थी, और फिर कॉपी में लिखना शुरू होता था। उसके पहले सारा स्लेट पे लिखना होता था। तो ये तीसरी कक्षा में जाते जाते हमको सारे पेन मिले। फिर जो उन चीज़ों को, उनसे हमने लिखना शुरू किया। और ये जो मेरा एक वो भी था कि जो अच्छे, जिनकी राइटिंग अच्छी थी हमारे घर में, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी हम हमसे बड़े थे, जिनकी राइटिंग अच्छी थी उनकी नकल करना, कि अरे ये शब्दों को थोड़ा सा बना बना के लिखे। तो मैं भी प्रयास करता था कि थोड़ा अच्छा लिखूं। तो प्रयास हमने भी किया, बहुत अच्छी तो नहीं, फिर भी प्रयास करता हूँ कि मैं उन लोगों के जो अच्छे, जिनके अक्षर थे, उन लोगों की राइटिंग की मतलब वो करने की। तो ये भी मैंने बचपन से ही मेरे मन में रहता था कि नहीं, ये इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहिए। तो मुझे गंदा लिखने में मुझे थोड़ा सा वो होता था कि नहीं, इसको ठीक से लिखना चाहिए। तो ऐसा करते हुए हमारी 5वीं कक्षा वहीं से, हमारे जो ग्राम स्कूल से हुई। उसी समय 1 साल पहले जब हम चौथी में थे, तब हमारे यहाँ मिडिल स्कूल खुल गया। तो फिर वो ईश्वर की कृपा रही कि हम गांव में ही रहे, और वो 6वीं से 8वीं तक लगातार, मतलब जैसे जैसे बच्चे जाते थे, तो वो 6वीं के बाद हम लोग गए, तब 7वीं हो गई। हम लोग 7वीं में गए तो 8वीं खुल गई। तो हमारे आगे आगे वो स्कूल चलता गया। तो 8वीं तक फिर हमने वहाँ विद्या अध्ययन किया। और पिताजी ने एक जो हमारा जो इसका प्रेस है अपना, गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है, शायद आप लोगों ने सबने देखी सुनी होगी, कल्याण। ये बड़ी सुंदर पत्रिका है, और मेरे जीवन में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। मैं समझता हूँ जो कल्याण पत्रिका है, वो बड़ी बड़ी सुंदर पत्रिका, और पिछले शायद 60-70 सालों से निकल रही होगी गीता प्रेस गोरखपुर से। और इतनी सुंदर पत्रिका, मैं मतलब हर महीने आती थी, तो मेरा सबसे पहला काम था उस पत्रिका को उसकी वो खोलना, और बुक पोस्ट में जैसी आती थी एक रोल वो कपड़े कागज का, और उसको खोल के और अपना उसको उसकी कहानियां ज्यादा पढ़ता था। और उसमें जो कहानियां आती थी सामान्यतः भगवत नाम के जाप की आती थी, कि किस तरह भगवान का जाप किया, भगवान का नाम लिया, और उससे
हमारे वो दूर हो गए। और अलग अलग तरह के चरित्र, जो अलग अलग जो लीलाएं भगवान की है, चाहे भगवान कृष्ण की हो, शिव की हो, भगवान श्री राम की हो, तो ये सारी चीजों का उनमें वर्णन होता था। और उनका कहीं ना कहीं जीवन पे और जो अंतर चेतना में उनका वो मेरे हमेशा मेरे मस्तिष्क में वो चीजें रही। और उसके साथ एक वार्षिक अंक आता था, तो वार्षिक अंक में एक कोई पुराण आती थी उसमें, तो अलग अलग तरह के जो पुराण भी उसमें आते थे। तो वो करीब 300-400 पेज का एक अलग वो अंक होता था, तो वो भी बड़ा सुंदर होता था। मतलब उसमें वो पूरा एक पुराण, तो मतलब लगभग वो पूरी ही उसमें जानकारी होती थी। और ये जो क्रम है वो काफी दिनों तक चलते रहा, क्योंकि आजीवन सदस्यता थी पिताजी की। और इनके साथ मैंने दूसरे भी चीजें, क्योंकि जब 8वीं क्लास के बाद मैंने अपने स्कूल में पढ़ा, तो वहां से बाद फिर दूसरे स्कूल में जाना था बाहर। तो हमारे गांव के पास में एक स्कूल है, गांव मतलब गांव है हमारा सावरी बाजार। क्योंकि वहां मेरी बुआ जी रहती थी, तो घर वालों की इच्छा ये थी कि वहीं पर इसको भी भेज दें। पर चूंकि हमारे दिमाग में उस स्कूल की छवि बड़ी खराब थी कि अरे वो स्कूल के बच्चे तो सब इधर से जाते हैं, रास्ते में ही अपना कुछ कोई आधे दिन स्कूल जाते हैं, आधे दिन नहीं जाते, अलग अलग तरह के। तो हमारे जो पहले के लोग जो जाते थे उनसे हमने उसके बारे में सब सुन रखा था कि क्या करते हैं। तो हमने घर वालों को मना कर दिया कि भैया उस स्कूल में हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, या तो हम छिंदवाड़ा में पढ़ेंगे या तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो घर वाले ने शुरू में मनाने की कोशिश की, फिर देखा कि मोड़ा नहीं मानेगा। तो फिर पिताजी ने यहाँ पर जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल था, मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे उन्होंने किसी से बात की। और सामान्यतः उस समय गांव के किसी बच्चे का एडमिशन होना बड़ा मुश्किल होता था, पर वो मैं सौभाग्यशाली कहूँगा। पिताजी का जो आशीर्वाद है, वो जो उनका आशीष है, उससे मुझे वहाँ पर दाखिला मिल गया और मैंने वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह गांव से निकलकर शहर में आए। और वहाँ पर अब ये थी कि कमरा लेकर रहना, और उसी में हमको खाना बनाना। और उसके साथ 8वीं क्लास, मतलब बहुत, मेरी उम्र उस समय 13-14 साल की रही होगी, और 13 साल मान के चलिए, 13 साल में, हाँ। और मुझे बिल्कुल मतलब घर से पहली बार बाहर निकला था, किसी तरह की कोई समझ नहीं, बात पे रोना आता था। मतलब जब अकेला 10 मिनट भी अकेला हो जाता था तो मुझे रोना आ जाता था, ये कहाँ आ गया मैं। पर फिर जब दूसरे काम में लग जाता था, जैसे स्कूल चले गए, वो कर गए, तो फिर उसके बाद जैसे वापस आए तो फिर वही कष्ट कि ये क्या हो रहा है। फिर 1-1.5 महीने रहे, फिर हमारी यहाँ बुआ की बेटी रहती थी, तो उन्होंने, वो जीजा जी यार, उन्होंने हमको ले जा लिया, चलो यहाँ नहीं रहना है तुम्हें। फिर उनके साथ रहे हम 2 साल 10वीं क्लास तक उनके साथ रहे। 9वीं 10वीं वहाँ पर रहे। उस समय 9वीं में हमको वो बहुत सारे वो हुए, तो जनरल प्रमोशन हुआ था। शायद आप लोगों को याद होगा, 9वीं में हमारे मध्य प्रदेश में जनरल प्रमोशन हुआ था 84 में, जब इंदिरा गांधी का हत्याकांड हुआ था। और उसी समय एक दुखद, जो सब मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे दुखद घटना हुई थी, भोपाल गैस कांड, वो भी उसी समय हुई थी। तो वो एक बड़ा, मतलब काफी समय तक उस समय स्कूल नहीं लगे थे, दोनों कांड के कारण। तो महीने महीने मान के चलो, 2-3 महीने स्कूल लगे ही नहीं। तो 10th में जब हम लोग गए, तो उस साल ऐसा हुआ था, 10वीं और पहली बार 9वीं और 10वीं दोनों कक्षाओं का कोर्स जो है वो 10th बोर्ड में आया था। और उसके कारण और चूंकि पिछले साल जनरल प्रमोशन था, तो सरकार ने ये निर्धारित किया कि दोनों साल का कोर्स बच्चों को दिया जाए। तो 10वीं में भी उस वर्ष जो है बड़े मतलब 14% रिजल्ट था। और फिर ग्रेस देके मध्य प्रदेश सरकार ने उसको 27% किया था। मतलब मुझे ऐसा लगता है आज के इतिहास में सबसे कम अगर
10th बोर्ड का रिजल्ट रहा होगा तो उस समय रहा होगा जब 14% था रिजल्ट, 14% से फिर ग्रेस देके 27% रिजल्ट किया था। और उसको ग्रेस को भी ऐसा था उस समय की शायद वो 2-3 सब्जेक्ट में भी उन्होंने ग्रेस दिया था। तो इस तरह से हम स्कूल की शिक्षा हुई और स्कूल की शिक्षा के बाद हम सब्जेक्ट लेने की बात आई 10वीं के बाद 11वीं में। तो चूंकि बचपन से ही मुझे मतलब जब मैं छोटा था तो गांव के लोग मुझे वो कर लेते थे। पिताजी उस समय मतलब उन्होंने प्रैक्टिस भी करते थे गांव में, उन्होंने एक वहां से कोर्स किया हुआ था मेरठ से, तो वो प्रैक्टिस भी करते थे। तो उन्होंने मैं वो स्टेथोस्कोप को पकड़ के किसी को भी गांव में जो भी घर पे आते थे जो किराना दुकान में, तो उनको लगा के बोलता था ये गोली देंगे, ये वाली इनको गोली लगेगी, इनको इंजेक्शन लगेगा। छोटा था तब तो मन में डॉक्टर बनने का बड़ा वो था। तो बायोलॉजी हमारा हमने सब्जेक्ट लिया और 11th-12th हमने बायो से किया। और तब तक हमें कुछ पता नहीं था कैसे क्या होता है, कैसे वो होता है, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं थी उस समय। फिर चूंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे जो अलग अलग जगह जाते थे, पर हमारा मेडिकल का तो कुछ बात समझ में नहीं आई। तो हमने एक बीएससी जो यहाँ पर सामान्य होता है बीएससी बायोलॉजी में, एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया 12th के बाद। तो 12वीं कक्षा के बाद उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया और 12वीं कक्षा हमने मतलब फर्स्ट ईयर हमारा वहाँ से हो भी गया। वहाँ पर जो कॉलेज था उसमें हमने हमारी जो वो हुई तो प्रथम वर्ष हमने वहाँ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद प्रथम वर्ष कंप्लीट होने के बाद हमारे जो मित्र थे जो अलग अलग जगह में कोचिंग गए थे उनसे चर्चा हुई। वो लोग शहर में वापस आए तो उन्होंने बताया कि फलानी कोचिंग है, ये जबलपुर में ये कोचिंग कराती है। तो फिर मन थोड़ा सा डोल गया कि कुछ नहीं, हमको तो कुछ करना है। तो हमने 1-2 मित्रों से चर्चा की तो एक मित्र हमारा तैयार हो गया कि हम भी चल सकते हैं। तो फिर धीरे से हमने घर में चर्चा की कि कैसे, हमको तो ये सब नहीं करना है, हमको तो अब कोचिंग करना है। घर वाले परेशान किया, अरे ये कौन सा नया काम आ गया। तो हमने बोला वो डॉक्टर बनने के लिए तो कोचिंग करना पड़ेगा और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर हमने बोला कि इतना पैसा तो है नहीं भाई, कैसे होगा काम। तो हमने बोला कि आप बस फीस का भर दे दो, फिर थोड़ा बहुत जो होगा खाने पीने का अपन घर से ले जा लेंगे और किराए का आप दे देना, बाकी हम संभाल लेंगे। तो ये हुई बात। तो बोले हम इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे आपको, मतलब उन्होंने फिक्स कर दिया था ये लिमिट है और उसमें आपको वो करना है। तो हमने दूसरा जो मित्र था उसके पास थोड़ा सा व्यवस्था ज़्यादा रहती थी तो हमने उसको तैयार किया भाई चलने को। तो वो तैयार हो गया, उनके पास थोड़ा सा घर से व्यवस्थित थे तो वो तैयार हो गए। चूंकि उनकी स्थिति थोड़ी पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ी थी, पर वो हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। तो हम दोनों जबलपुर आए। यहाँ पर हमने पता किया तो एक स्कॉलर्स एकेडमी थी, पहले से उसके बारे में जानकारी हमने ले ली थी हमारे मित्रों से और वहाँ पे हम लोगों ने एडमिशन ले लिया। तो स्कॉलर्स एकेडमी एक मूले साहब की थी। तो मूले साहब फिजिक्स के बड़े अच्छे टीचर थे। तो वहाँ पर हमने 1 साल तक ये कोचिंग की और उस कोचिंग में हम लोगों ने पढ़ा। पर चूंकि जो हमारा बेस होता है गांव से जब हम जाते हैं तो हमारा जो बेस होता है वो उतना अच्छा नहीं होता। और दूसरा ये था कि जिस शुरुआत में जो हमने 6वीं से 8वीं तक पढ़ा था वहाँ मेरे अंग्रेजी का कोई टीचर नहीं था। मतलब जो अंग्रेजी पढ़ाते थे, जो हेडमास्टर थे हमारे शर्मा साहब, वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, बड़े अच्छे आदमी थे। पर चूंकि वो हिंदी के टीचर थे तो वो अपना वो समझते थे कि मैं अंग्रेजी में ही पढ़ाऊंगा। तो हमें उनसे अंग्रेजी पढ़ने को मिली तो हमारी अंग्रेजी हमेशा कमजोर रही। तो वो जो इंग्लिश का दर्द था वो वहां पर भी हमें तकलीफ दिया। तो वो चूंकि जबलपुर में सारे जो अच्छे अच्छे स्कूल से बच्चे आते थे उनके साथ हम लोग कॉम्पिटिट करते थे। तो जब पीएमटी का एग्जाम हुआ उसके पहले एक और बात हो गई कि एक मित्र हमारे थे, उन्होंने एक दिन वो कहीं गए होंगे तो उन्होंने बोला कि यार रोशन मैं यहाँ गया था तो वहां से ये फॉर्म मिल रहे हैं
एग्रीकल्चर के, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT के। तो हमने बोला यार चलो एक बार टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका एग्जाम पहले हो रहा था PAT का, तो टेस्ट हो जाएगा कि क्या हमारी क्षमताएं क्या है। तो हमने बोला ठीक है यार, तू ऐसा कर भाई, फार्म ले आना। और वहां पे एक उसकी वो भी मिलती थी, एक क्या उस समय एग्रीकल्चर भी एक पेपर हुआ करता था, तो उसकी एक नोट्स मिलते थे 100-150 पेज के, तो वो भी ले आना। तो वो लेके आ गए और उसका फार्म लेके आ गए, हमने फार्म भर दिया। अब PMT का जो पेपर दिया तो हमारे बाकी तो सब सब्जेक्ट ठीक गए थे, फिजिक्स हमारा गड़बड़ हो गया। तो उस फिजिक्स के कारण हम वहां पर जा नहीं पाए। और ये हमारा जो एग्रीकल्चर का जो हमने दिया था, तो जब दिया था तो हमारे आजू बाजू के जो लोग थे उससे पहले हमने सब कर कुरा के उसको रख दिया था, क्योंकि वो बहुत हमारे लिए बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि हम बड़े आसानी से इसको निकाल जाएंगे। और हम हुआ भी यही कि हमने जब उसके रिजल्ट आए तो एग्रीकल्चर का हमारा जो हमारी पहली लिस्ट थी उसमें हम उसमें थे टॉप सूची में। और उसमें मतलब जबलपुर जो कैंपस होता है, जो ऊपर के लोग होते हैं 40-50-60 लोग, उन्हीं को मिलता है। तो हम उस सूची में हमें जबलपुर कैंपस मिल गया। पर जो हमारा जो कार्ड था, जो एक सबसे बड़ी जीवन की जो वो थी, वो भी हमारे साथ हुई कि जो कॉल लेटर जाता है वो गांव गया, गांव में कुछ अंदरूनी चीजें रही होगी, तो उनने वहां से उसमें लिख दिया कि एड्रेस मतलब ये आदमी यहाँ नहीं है करके, और वो वापस पहुंचा दिया। क्योंकि रिजल्ट को हमने उसमें देख चुके थे पेपर में, तो पेपर में हमने रिजल्ट देख चुके थे, तो हमने बोला कि यार ये तो अभी तक लेटर नहीं आया, कॉल लेटर। तो हम भोपाल गए, जो हमारा उस समय व्यापम नहीं हुआ करता था, अपना वो हुआ करता था, हाँ व्यापम ही हुआ करता था, अब तो PE भी हो गया। तो वहाँ ऑफिस में गए व्यावसायिक परीक्षा मंडल के, वहां पर पता किया तो बोले हमने तो सब यूनिवर्सिटी भेज दिया। तो वहीं से हम बस में बैठे और वहां से जबलपुर आए। जबलपुर में पता किया तो हमारे जो डीन साहब थे और जो डीन फैकल्टी दोनों का चार्ज ये कि MM राय साहब थे, उनके पास था। तो उनने वो बड़े गुस्सा हुए कि ये देखो तुम्हारा तो चला गया। बोले हमने तो सेकंड वेटिंग बुला रहे हैं। पर किस्मत अच्छी थी कि सेकंड वेटिंग को वो नहीं कॉल नहीं किया गया था। जो वेटिंग लिस्ट थी, उन्होंने एक हमारे शर्मा साहब थे, उन्होंने बहुत हमारे सहयोग किया और उनने हमारी लिस्ट देखी, बोले अरे नहीं इसका तो फर्स्ट लिस्ट में हो गया, ये बच्चे को तो ले लेना चाहिए। और बोले ठीक है तुम ऐसा करो। उन्होंने पूरा लेटर दिया जिसमें जो लिखा हुआ था कि ये एड्रेस वो देखिए, बोले ये आपका तो आपके घर गया था, आपके घर से वापस हुआ। तो ये मतलब बड़ा मतलब ये चीजों को थोड़ा सा देखने की जरूरत है, और समाज में ये भी जानकारी देने की जरूरत है कि इस तरह की चीजें ना आए कि किसी बच्चे का कोई जो कॉल लेटर वगैरह पहले बहुत होता था। अब उनको हमने कुछ नहीं बोला, जो वो हमारे लोग थे, जो पोस्ट में थे, जो पोस्टमैन थे, वो सब गांव के लोग थे, तो हम सबको अच्छे से जानते थे। पर हमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर हमने वहां पर एडमिशन लिया और डॉक्टर बनने जा रहे थे आदमियों के, हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। तो जो ये 1 साल जो कोचिंग का था वो भी हमारा बड़ा विचित्र था। हम जहाँ रहते थे, जबलपुर की परिस्थितियां जो हमारे विंध्य के लोग हैं या हमारे जो बुंदेलखंड के लोग हैं वो अच्छे से जानते जबलपुर कैसा शहर है, संस्कार धानी किस तरह की है। तो बड़ा विचित्र था। हम वहां पर भी जो रहने गए तो एक जगह ऐसा कमरा मिला, तो उनको कहीं से कोई परिचित थे, उनके थ्रू हमने कमरा ले लिया। तो वो कमरे में भी आजू बाजू में पूरे कट्टे ले लेके घूमने वाले लोग थे। तो एक दिन तो एक हमारे कमरे में आ गया कि यार इसको रखना है कट्टे को, बोले ये गेहूं में छुपा के रख लो। अरे हमने बोला ये तो गड़बड़ है। तो हम दोनों उस कमरे को तुरंत अगले महीने हमने छोड़ के एक दूसरी जगह, जहाँ हम लोग चक्की थी जहाँ पिसाने जाते थे, हमने वहां पे कमरा लिया। चक्की के बाजू में ही हमने एक कमरा ले लिया। वहीं पर हम दोनों मित्र वहीं पर भोजन बनाते थे। और सुबह 5 बजे जो टाके का पानी होता था जबलपुर की ठंड में, और जो टाके का पानी होता था उससे नहाना होता था, क्योंकि नहा के जाना है कोचिंग, वो स्वभाव में नहीं था कि बिना नहाए चले गए। तो सुबह सुबह
कि ठंड में, जबलपुर की ठंड में, और वो ठंडे ठंडे पानी से नहाना आज भी याद है। पहला पहला लोटा डालते बराबर सारे शरीर को पता चल जाता था कि कुछ क्या डाला है। तो वो सुबह, और फिर उसके बाद फिर हम लोग वहाँ कोचिंग में जाके बैठते थे। एक स्वेटर भी शायद उस समय नहीं होती थी, एक स्वेटर हमारी सिस्टर ने हमको वो करके दी थी, नीटिंग करके, तो वो बुआ की लड़की ने, तो वो स्वेटर ही हमारे पास एकमात्र, मतलब वो गर्मी के वस्त्र के रूप में वही एक था कि जिसको हम पहन के बाहर जाते थे। घर में भी उसी को पहनते थे, बाहर भी उसी को पहनते थे, क्योंकि कोई और दूसरी चीज नहीं होती थी। तो वो जो सुबह सुबह हम नहा के और साइकिल से रामपुर से हम वहां जाते थे, जो MLB का स्कूल के बाजू में एक हुआ करता था उनका घर, तो वहां वो घर में उस कोचिंग लगती थी, तो वहां जाते थे। तो ये बड़ा वो था। और लोगों को खाते हुए देखते थे तो जेब में पैसे नहीं होते थे, तो अंदर से वो कर लेते थे, आगे बढ़ जाते थे। तो वो जो शास्त्री बीज है उसके ऊपर केले वाले लगाते थे। जब कुछ भूख लगती थी तो वहां से दोनों मित्र हम आधा दर्जन केले ले लेते थे। तो उस समय 2 रुपए, 1-2 रुपए के आ जाते थे, वो केले खाते थे और फिर अपने घर पहुंच जाते थे कमरे पे। तो बढ़िया, मतलब बढ़िया, मस्त 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 रहे। ऐसा कोई शिकायत नहीं रही कभी कि यार हमें ये क्यों नहीं मिला करके, जो मिला उससे हमेशा खुश रहे। तो निश्चित रूप से जीवन ने बहुत सीखने को दिया। और फिर उसके बाद हमने जो BSc में एडमिशन लिया, BSc में भी ये पूरी हमारी जो BSc का छात्र जीवन रहा, वो लोगों, मतलब वहाँ के जो शिक्षकों के साथ बड़ा अच्छा रहा, और लोगों से बड़ा मिलनसार वो था। तो हमारे जो गुरुजन भी हैं वो भी आज हमें जानते हैं, पहचानते हैं। BSc के बाद फिर बात आई कि क्या करें, तो हमने एक कंपनी में इंटरव्यू दे दिया। ड्यूपॉन्ट करके एक कंपनी थी, तो नरसिंहपुर में उनके जो मैनेजर थे वो भी हमारे सीनियर थे, तो वो आए हुए थे इंटरव्यू लेने। तो वहां पर हम लोग गए, 2 लोग हम लोग गए थे। एक दीक्षित करके एक हुआ करते थे हमारे मित्र, वो और हम दोनों गए। तो उन्होंने वहां इंटरव्यू लिया और बोला कि ठीक है आप ज्वाइन कर लो। तो हम वापस आए कि अब ठीक है, अब कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इधर तो कुछ था नहीं। तो हम आए, तो फिर हमने हमारे जो क्लास एडवाइजर थे डॉक्टर PK बिसेन साहब, उनको हमने बताया कि साहब वो ऐसा ऐसा है। हमने उनसे मिलने गए, और नहीं, वो ही हॉस्टल में आए थे शायद। तो हम उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा है, ये कंपनी में हमने दे दिया है और हम जा रहे हैं ज्वाइन करने। वो बहुत गुस्सा हुए, बोले अभी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, बोले MSc करो, बोले वो सब चलता रहेगा, पैसे मिल जाएंगे। हमने बोला साहब वो तो घर में व्यवस्था है नहीं, अब कितने दिन करेंगे। बोले जैसे भी हो करो उसको, और बोले MSc करो। तो निश्चित रूप से उनके जो वचन थे उनको हमने आत्मसात किया, और उसी हिसाब से फिर हमने थोड़ी सी घर वालों से फिर निवेदन किया, अगला आवेदन फिर डाला कि भाई ये थोड़ा सा 2 साल तो और फिर आपको वो करना पड़ेगा। तो पिताजी मना जरूर करते थे, पर पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी हमको वो नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में बाकी लोगों के साथ जो भी किया हो, बच्चों को थोड़ा सा घर में जो थे उनको बोले कि थोड़ा सा कम वो कर लो, लेकिन हमारे लिए उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, इसको अब नहीं है जो है उसमें बोले कर लेते हैं व्यवस्था। तो उन्होंने पढ़ने के लिए हमको व्यवस्था की, और फिर हम वहाँ पर रहे। तो ये MSc में हमने जो सब्जेक्ट होते थे, तो उसमें हमारी सब्जेक्ट चॉइस की बात हुई, तो हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, ऐसे ऊपर से नीचे चलता है, मतलब जो वो लेने का। तो हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सटेंशन, तो एक क्रम होता है कि इसमें कौन से सब्जेक्ट में आपको एडमिशन मिलेगा। तो ईश्वर की वहाँ भी कृपा रही कि हमको जो हॉर्टिकल्चर मिल गया, जो हमारे मन का था। तो और हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल साइंस से हमने MSc करी। MSc में भी जो हमारे गुरु रहे वो
बड़े अच्छे रहे। जो HOD थे वो हमारे थीसिस के एडवाइजर थे, MSc की थीसिस के, डॉक्टर RP पांडे साहब, और बाकी लोग भी बहुत सपोर्टिव थे। और जबलपुर उस समय मतलब जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय हुआ करता था, बड़ा मतलब अच्छे दौर में था, और प्रोफेसर भी बहुत हुआ करते थे। आज की तारीख में तो सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। कहाँ जिस विभाग में 50-50 प्रोफेसर हुआ करते थे, वहाँ आज 8 से 10 लोग हैं। मतलब शिक्षा की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। एग्रीकल्चर, इस विशेषता एग्रीकल्चर एजुकेशन की, उस विश्वविद्यालय में एक एक क्रॉप की, जैसे अगर मुझे याद है कि वहाँ पे जो हमारी सेम होती है, सेम की कम से कम 600 लाइनें थी डॉक्टर AC वर्मा साहब के पास। भट्टे की करीब 700-800 लाइनें थी। मटर की 1200-1300 लाइनें थी। अलग अलग जो वेजिटेबल्स थी उनकी लाइनें थी, जिससे कि नई वेराइटी डेवलप होती थी। तो वो आगे पोस्ट नहीं भरी गई, वो गए तो उनने किसी को दिया, वो उनके पास भी अपना काम थे, उन्होंने अपनी, उनके पास ज्यादा जिम्मेदारियां थी, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट करते गए। तो जैसे जैसे आदमी कम होते गए, ये विश्वविद्यालय की स्थितियां खराब होती गई। तो वो जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय है, इनमें जो जो उनकी पूंजी थी, जो पूंजी थी, मतलब पूंजी उनकी थी, वो जो जर्म प्लाज्म था, जो उनका मैटर था, वो जर्म प्लाज्म था। अलग अलग किस्म, एक एक फसल की सैकड़ों वैरायटियां, तो वो वैरायटियों से वो नई किस्में इजाद करते थे, और उनसे उनकी पहचान होती थी। तो वो धीरे धीरे अब भविष्य, मतलब पुराने समय की बात हो गई, जहां अब उनके पास ना तो जर्मप्लाज्म बचे हैं, ना ही आदमी बचे हैं। तो चूंकि आदमी नहीं बचे तो जर्मप्लाज्म नहीं बचे। तो वो हम लोगों ने दौर देखा जब बड़ा विश्वविद्यालय का नाम हुआ करता था। वहां पर हम लोगों ने इन सब चीजों को समझा, कैसे हम ये जो हमारा खेती का विज्ञान है कैसे चलता है, उसकी प्रायोगिक चीजें भी सीखी, और जो उसके सैद्धांतिक चीजें वो भी सीखी। अच्छे अच्छे प्रोफेसर थे, हर विषय में बड़े पारंगत लोग थे, जो जिन्होंने हमें शिक्षण दिया। तो वो बड़े विशिष्ट लोग थे। तो ये शिक्षण हुआ। इसके साथ MSc हमारी कंप्लीट हुई। MSc कंप्लीट करने के बाद अब बात आई कि अब क्या करें, क्योंकि उस समय जॉब नहीं हुआ करते थे, नौकरी बड़ी विशेष स्थिति थी। एक दौर ऐसा था जब किसी तरह के कोई, मतलब सूखा था, किसी भी तरह के, कई सालों से PSC के वैकेंसी नहीं भरी गई थी, और जिनमें खास तौर से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को लिया जाता था, तो वो सब कहीं भरी नहीं गई थी। तो हमने तुरंत तो देखा, एक इकोनॉमिक्स का हमारा डिपार्टमेंट था, उसमें एक क्या सपोर्ट के, मतलब जो है हमारा वहाँ पे एक SRF की पोस्ट थी, उसमें भी एक सपोर्ट के लिए आदमी चाहिए था। तो वो जो डेली वेजेस होते हैं, जो मजदूर होते हैं हमारे, उनके उस रेट पर हमको उसमें सपोर्ट के काम पे रख लिया गया कि चलो भाई, कुछ तो, हमने भी सोचा कुछ तो मिलेगा, खाली बैठे हैं, तो हमने बोला कुछ तो मिलेगा। तो जो कलेक्टर रेट होता है उस पर हमने वहाँ उनके साथ सर्वे करने जाते थे। तो वो जो SRF थे हमारे सीनियर ही थे, तो उनके साथ हम वहाँ पे इधर सिहोरा, बोहरीबंद, इसके पास जो राइस का उनका एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें हम सर्वे करने जाते थे। तो लगभग 2 महीने करीब हमने वो काम किया। फिर एक JK ट्रस्ट करके एक NGO था, उसका पता चला कि उसमें भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट की आवश्यकता है। तो वहां पर हमने हमारे जो मित्र थे उन लोगों से पता किया, कुछ 1-2 मित्र वहां चले गए थे, तो उनसे पता किया, तो उन्होंने बताया कि भैया बिलासपुर में इस तारीख को इंटरव्यू है, आ जाओ देने। तो हम लोग दौड़ लगाते हुए गए बिलासपुर, वहां पर इंटरव्यू दिया। तो वहां पर उन्होंने हमको रख लिया कि चलो भाई आ जाओ, आप इसको, ये जो वो है, इसको करिए। तो वो काम वहां था AI का, उनका जो काम था, बेसिक काम था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल। तो गाय भैंसों में जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, उसके लिए हमें एक काम मिला। और हमारी पोस्टिंग शुरू में 15 दिन के लिए हम रायपुर में रहे, नयापारा, फिर बिलासपुर में रहे 15 दिन,
बिलासपुर में एक ब्लॉक था, वहाँ पर रहे 15 दिन। उन्होंने वहाँ पर बताया कि कैसे काम करना है, क्या करना है। तो हमको मतलब जो हमारा एक सेंटर हुआ करते थे तो कृत्रिम गर्भाधान के, उन सेंटरों को मॉनिटर करना था। तो ऐसे आपका एक जिले में कुछ सेंटर होते थे, ब्लॉक में सेंटर होते थे, तो उन सेंटरों को देखना और उनकी गतिविधियों को संचालित करवाना। तो वहाँ हमारा 1 महीने का ये जो एक फॉर्मल ट्रेनिंग हुआ और उसके बाद हम लोगों को पहुंचा दिया गया कांकेर। कांकेर में भी पखांजूर करके एक जगह है। पखांजूर जो है वो मतलब रिहेबिलिटेशन का एक सबसे बड़ा सेंटर है, जो हमारे देश में 1971 में जो बंग बंधु आए थे, तो उन लोगों को बसाने के लिए जो बस्तर के जंगलों में 132 गांव वहां पर बसाए गए। तो वो 132 गांव जंगलों को काट के हर किसानों को, हर एक परिवार को 5-5 एकड़ जगह वहां दी गई थी। तो पूरा एक जंगल में ही जापान के सहयोग से वो एक प्रोजेक्ट चला था। तो उसको परलकोट, जो वो क्षेत्र है उसको परलकोट नाम दिया था। परलकोट PV1 से लेके PV 132 तक वहाँ गांव है, और वो धुर नक्सलाइट एरिया। वहां पर हमको कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब मेरे पास वहां पे 7 सेंटर थे। एक ब्लॉक जो पखांजूर ब्लॉक था उसमें 7 सेंटर थे, और उनमें मुझे डेली जाना होता था कि किधर गए करके, हमारे मतलब किस तरह से काम करते। तो उसकी भी एक काम का सिस्टम बना रखा था। तो वो हमने वहाँ पर 2 साल तक किया, और वो बढ़िया वहाँ पर काम मेरा वहाँ पे रहा। और एक नया अनुभव नक्सलाइट एरिया में काम करने का। वहाँ भी कमरा लेके रहते थे, और हमारा एक असिस्टेंट था, उसके साथ मिलके हम लोग, उसको रोटी बनाना नहीं आता था, तो मैं वो आटा गूंथ के रखता था, मैं रोटी बना देता था, और वो सब्जी बना के रखता था। तो चूंकि वहाँ हमने बाहर भी खाने की कोशिश की, तो वहाँ पे नॉनवेज का बड़ी समस्या थी। बिना नॉनवेज के वहाँ कुछ होता ही नहीं था, चूंकि बंगाली बहुल था, आदिवासी एरिया, और आदिवासी में फिर वो बंगाली आ गए, तो बिना मछली के उनका भोजन नहीं होता था। तो बड़ा कष्ट था। तो हमने बोला कि यार क्या करें। तो वो लड़के को हमने मनाया, तो बोले नहीं सर, मैं कर दूंगा, मैं बना दूंगा खाना। पर बोले रोटी मेरे से नहीं बनती, और चावल मैं नहीं खा सकता था। तो मुझे अगर 1 महीने भी अगर चावल नहीं मिले तो मेरा काम चल जाएगा, ऐसी मेरी स्थिति थी। तो मैंने बोला चल भाई। तो हमने वहाँ पर 2 साल वैसे गुजारे। और उस कभी किसी का जाना हो तो, अब तो बहुत स्थितियां काफी चेंज हो गई, लेकिन उस समय तो रास्ते बंद हो जाते थे। एक पेड़ का आड़ा, रोड पे एक पेड़ 4 कुल्हाड़ी मारी उन्होंने, और रोड का पेड़ आड़ा हो गया, और उसके बाद वो रास्ता बंद। तो वो नक्सलाइट बंद जो होता था वो हम लोगों ने देखा है। एक थाने में भी हमला हुआ था उनका, नक्सलाइटों का। वहाँ पड़ोस के एक गाँव में थाना था, उसके ऊपर रात को उन्होंने हमला कर दिया था। तो वो भी दौर वहां पर देखा। वहां से फिर 2 साल रहने के बाद फिर पता चला कि बालाघाट में इसका मतलब शुरू हो रही योजना। तो फिर हमने संपर्क किया हमारे अधिकारियों से, हमने बोला हमको उधर कर दो भाई, इधर से हमको हटाओ, बहुत दिन हो गए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारा ये है। तो सिवनी बालाघाट शुरू हुआ था, तो हमको उन्होंने बालाघाट दे दिया। तो बालाघाट में 6 महीने रहे। 6 महीने के बाद एक SRF की पोस्ट निकली हमारी यूनिवर्सिटी में। तो हमने पता किया, तो बोले ये हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग में SRF की पोस्ट निकली। तो हमने उसको ज्वाइन किया। वहाँ गए, इंटरव्यू वगैरह दिया, तो सौभाग्य से हमारा हो गया। और वो जो पोस्ट थी, हमने 2 महीने किया। 2 महीने बाद हमें पता चला कि एक TA जो उसकी पोस्ट होती थी, RA की, रिसर्च एसोसिएट। तो जो उसमें था, उसमें 5,000 हमको 5,500 मिलते थे प्रति माह, और जो हमारा रिसर्च एसोसिएट था उसमें 8,000 था। तो वो वाली पोस्ट निकली, तो हमने उसको भर दिया। तो वो उसमें हो गया। 2 महीने बाद हम रिसर्च एसोसिएट हो गए। तो 2 साल तक हम NATP करके एक प्रोजेक्ट था, उसमें 2 साल हम उसमें रिसर्च एसोसिएट रहे। फिर वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। 2 साल बाद NATP के बाद फिर एक सिट्रस का प्रोजेक्ट था, उसमें रहे हम 3 साल। तो वो 2004 से 2007 तक, जब तक हम जो हमारी कृषि विज्ञान केंद्र की जो पोस्ट निकली, तब तक हम उसमें रहे। और जब यहाँ की भर्ती हुई
तो उसके लिए जो आवेदन आए फिर उसमें हम लोगों ने अप्लाई किया, और चूंकि विश्वविद्यालय में हमने इतने सालों तक लगातार काम भी कर रहे थे तो उसका हम लोगों को लाभ मिला, और हम ये जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में छिंदवाड़ा में मेरी पहली पोस्टिंग हुई। इसी दौरान बीच में हमने पीएचडी की तैयारी शुरू की, क्योंकि विश्वविद्यालय में तो पीएचडी का बड़ा वो था, लिमिटेड प्रोफेसर नहीं थे, तो वो भी और रेगुलर होती थी, वैसे नहीं कर सकते थे, आप नौकरी के साथ नहीं कर सकते थे। और तो ये फिर हमने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय गए, वहाँ पर हमने जो पीएचडी के लिए व्यवस्था बनाई। हमारे एक मित्र थे, वो एक ट्रेनिंग में आए थे जबलपुर, तो उन्होंने बोला कि यार राउत साहब अपन वहाँ से कर लीजिए, मेरा भी वहाँ पे दाखिला है। डॉक्टर नेगी हैं, वो आजकल चित्रकूट में वो ग्रामोदय डीआरआई में वहाँ पर जो उनका है, तो वहाँ पर वो केंद्र प्रमुख है। तो उनने नेगी जी ने बोला कि राउत साहब अपन ऐसा करते हैं, आप वहाँ आ जाओ, हम व्यवस्था करा देंगे। तो उन्होंने फिर वहाँ पर हम चले गए, तो उनके साथ उनके घर गए, फिर उनने वहाँ ले गए, वहाँ पे हमको फार्म वगैरह दिलाए, और फिर वहाँ से हमने वो फार्म भर के और पीएचडी के लिए एनरोल हो गए। और ये हमारा मतलब उसके पहले ही जब हम विश्वविद्यालय में परमानेंट ज्वाइन किए थे कृषि विज्ञान केंद्र में, उससे पहले हमने पीएचडी का एनरोलमेंट करा लिया था। पर चूंकि एक बार सिस्टम में आया तो फिर वो धीरे धीरे टाइम उसका बढ़ता गया, और वो हमारी कंप्लीट हुई 2012 में पीएचडी। तो काफ़ी टाइम उसमें लग गया। हमारे जो गाइड बदलते गए, वहाँ पे लोग आते गए जाते गए, वहाँ पे व्यवस्था भी नहीं थी, हार्टिकल्चर का कोई आदमी नहीं था, तो इस चक्कर में हम थोड़ा सा लेट हो गए। अब ये कृषि विज्ञान केंद्र हमने जो छिंदवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र में ज्वाइन किया, तो यहाँ पर शुरू में हमने जो हमारे साथियों के साथ काम शुरू किया, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल एकदम व्यवहारिक बात है कि जब हम पढ़ के निकलते हैं, तो वो जो शुरू का जो दौर होता था, जब हमने वो जो इकोनॉमिक्स का सर्वे का काम किया, फिर एनआईटीपी में ज्वाइन किया, तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी। क्योंकि आप पढ़ के निकलते हैं और एकदम से आप अगर फील्ड में जाते हैं तो आपको व्यवहारिक चीजें नहीं आती। और व्यवहार ज्ञान जब आप लोगों के साथ मिलते हैं, खेतों में जाते हैं, खेतों में लोगों से बात करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कैसे करना चाहिए, किसान क्या कर रहा है, आपने क्या पढ़ा है, और उनके बीच में सामंजस्य बिठाना है। क्योंकि एकदम से अगर हम सारी चीजें बता दें कि ये वाला ऐसा नहीं, इसको ऐसा कर दो, तो वो किसान भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये जो हमको एनआईटीपी जो प्रोजेक्ट था, उसमें बहुत सीखने को मिला। उसमें जो हमारे एडवाइजर थे, जो उसके इंचार्ज थे, उसमें हमने बहुत सीखा। उसमें गुजरात भी गए, वहाँ पे ये उड़ीसा में उसकी होती थी, बिहार में अलग अलग जगह इनकी मीटिंग होती थी, उन मीटिंगों को अटेंड किया। सेमिनार सिंपोजियम होते हैं हमारे, उनको अटेंड किया। लोग अलग अलग तरह के लोगों से मिले, तो वो जो लोगों से मिलना और उस तरह की चीज़ों को करना, तो उन लोगों से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। IIHR बेंगलोर है, IRI नई दिल्ली है, तो ये जो संस्थान है, इन संस्थानों में जाके हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो ये जो हमारा एक कृषि विज्ञान केंद्र का जो सफर था, यहाँ पर वैज्ञानिक के रूप में KVK छिंदवाड़ा में मैं रहा। फिर 2.5 साल बाद कुछ हमारे मित्रों की कृपा रही, तो उन्होंने हमारे यहाँ से ट्रांसफर करा दिया। तो फिर हमें बैतूल जाना पड़ा, क्योंकि कुछ लोकल में थोड़ा सा कई सारी चीजें होती है। तो फिर बैतूल में 5 साल रहे। 5 साल बैतूल के बाद फिर वहाँ पर बालाघाट में हमारे जो वो थे, वहाँ पर जगह खाली थी बालाघाट में, तो हमें ये कहा गया कि आप बालाघाट ज्वाइन कर लो। तो फिर वहाँ से आदेश हुआ विश्वविद्यालय से, तो बालाघाट में इंचार्ज के रूप में हमने वहाँ ज्वाइन किया, कृषि विज्ञान केंद्र के इंचार्ज के रूप में। और वो एकदम नक्सलाइट एरिया, वो भी मतलब जो जिस समय हमने ज्वाइन किया था, किरनापुर का जो एरिया, किरनापुर लांझी वाला जो एरिया है, वो भी आज की तारीख में तो उतना मतलब वो नहीं है, पर उसके पहले काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ होती थी। और दूर दराज में एकदम गांव में, बड़गांव में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था।
मतलब हमारे जो पिछले जो लोग थे वो रहते भी नहीं थे वहाँ, मतलब हफ्तों में जाते थे और उस तरह से वो केंद्र चल रहा था। तो उसकी जिम्मेदारी हमको दी गई, तो उस केंद्र को फिर हमने शुरू किया जाना वहाँ, और फिर लगातार तो आज आप लोग जाके देख सकते हैं काफी अच्छी स्थिति में है, लोग आते भी हैं, लोग मतलब उसको रेगुलर कर दिया हमने, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं हो जिस दिन वो ऑफिस ना खुले। पहले ये होता था कि सोने जाते थे लोग, वहां जाते थे और सो जाते थे, तो वो स्थितियां भी वहां थी। और वो बड़ा मतलब उसको विश्वविद्यालय में भी उस केंद्र को, अच्छा बड़गांव से आए हो तो बोले ठीक है आराम से सुनेंगे आपको। तो वो एक निगलेक्टेड केंद्र हुआ करता था, तो आज वो अच्छा केंद्र के रूप में प्रयास किया हमने। और हमें जो वहाँ के स्थानीय नेता, और क्योंकि कार्य किया तो सारे लोगों से संपर्क हुआ, जो स्थानीय नेता है, कृषि मंत्री रहे आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, उन्होंने 5 साल वो कृषि मंत्री रहे उस दौरान, तो उनके साथ भी कार्य करने का मौका मिला जिले के लिए। उस समय ये था कि आपको घर में नहीं रहना है, क्योंकि 6-5 दिन तो हम लोग इधर काम करते थे, अपने ऑफिस के उस हिसाब से काम करते थे। शनिवार इतवार को वो अपने प्रवास से वहां से लौट जाते थे भोपाल से, तो वो फिर उनका दौरा शुरू होता था। तो पूरे 5 साल यही रहा कि बाकी दिन आपको उधर काम करना, और शनिवार से आप सुबह से 6 बजे से आप देख लीजिए कि नहा धो के तैयार हो जाइए, 7 बजे तक आपको घर छोड़ देना, और रात को कब आएंगे पता नहीं। तो ये लगातार 5 साल बालाघाट में चला कि आपको बस। और एक कई बार तो ये होता था, हमने एक दिन में 3-3 बड़ी संगोष्ठियां की है, तो वो भी एक दौर था और सीखने को बहुत मिला, क्योंकि काम करने का मन हमेशा रहता था। तो वो उस दौर में लगातार किसानों के साथ गए, किसानों से मिले, किसानों की समस्याएं समझे, और उनके साथ रहने में चीजों को सीखने को मिलता है। और जो ज्ञान था, अपना ज्ञान उनको प्रयास करते हैं कि उनको बताएं। तो ये लगातार चलते रहा, और 2019 में ये पोस्ट निकली वरिष्ठ वैज्ञानिक की, तो उसके लिए अप्लाई किया। और काफी वो था, वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत टफ था, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं अब तो कंपटीशन बढ़ते जाता है। पर ईश्वर की कृपा रही, और हमारे जो माता पिता का जो आशीर्वाद था वो उस आशीर्वाद के कारण वहाँ पर भी सफलता प्राप्त हुई। और निश्चित रूप से पिताजी का पुण्य प्रताप जो था वो मुझे हमेशा, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा, तो वो मुझे आगे ले गया। और एक हौसला था कि नहीं, ये कुछ हमें मिल जाएगा, कुछ हम कर लेंगे। तो आज उस समय फिर 2019 में मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, फरवरी को मैंने यहाँ ज्वाइन किया एज ए सीनियर साइंटिस्ट। और उसके बाद फिर लगातार सीनियर साइंटिस्ट के उसमें वहाँ पर रहे 5 साल, 11 साल वहाँ बिताने के बाद फिर अभी मैं यहाँ हूँ। तामिया जो नया केंद्र खुला है देलाखारी में, ये भी थोड़ा सा क्या, हमारे जो हिस्से में ऐसे ही केंद्र आए हैं जहाँ हमको ज्यादा कूदना है। मतलब जो बनी जगह है वहां पर अगर वो होता तो शायद कुछ और ज्यादा हम कर पाते, ज्यादा दिखा पाते। पर चूंकि पहले उसको ठीक करो, फिर उसको मोड में लाओ, वर्किंग मोड में लाओ, तो इसमें काफी एनर्जी चली जाती है। तो निश्चित रूप से ये रहा। और गांव में जो रहा तो उसका भी जो अनुभव रहा मेरा, मैं बचपन से जो हमारे गांव में हमारे मित्र लोगों के साथ हमारे यहाँ रामायण मंडल था, तो हम रामायण मंडल से भी जुड़े। 8वीं कक्षा में थे तब हमारे यहाँ एक हम गणेश जी की स्थापना होती थी स्कूल में, तो वो गणेश जी की स्थापना में हमारे जो गांव के लोगों ने हमको बच्चों से एक नाटक करवा दिया। तो वो जो मोर ध्वज जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, तो मोर ध्वज नाटक हम लोगों ने किया। तो वो एक, फिर उसके बाद कई बार जो हमारे कार्यक्रम होते थे गांव में, जो नाटक मंडल होते थे, उसमें भी हमने लगातार हम लोग सहयोग करते रहे, सब तरह के काम किए उसमें। मतलब उसमें जितना मैनेजमेंट से लेके पूरा आखिरी तक का जो जिस तरह के कार्य होते थे वो सब हम लोग करते थे। गांव में हम लोगों ने
जो हमारे भागवत होती थी, सप्ताह होते थे, तो हमने कभी उसमें पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हम लीड रोल में रहते थे कि चलो भाई ये काम अपने को करना है, तो सारा जो वो रहता था बिल्कुल सिर के ऊपर लेके करते थे। तो वो भी कार्य हम लोगों ने किया। एक हम लोगों ने जब 11वीं में थे तो हमने एक आजाद हिंद पैनल करके, हमारे एक मित्र थे उधर पांडुरना के, तो हम लोगों ने एक आजाद हिंद पैनल करके एक संस्था बनाई थी। तो वो उसका मेन काम हमारा ये था कि सामाजिक चेतना लाना। तो उसमें हम लोगों ने गांव के जितने अपने साथी थे, अपने साथ के जो लड़के थे, उनको सबको इकट्ठा कर लिया और उनके साथ हमने उसमें हमारी मीटिंगें होती थी और हमने उसमें ये निर्णय लिया था गांव में हम दारू और जुआ 2 चीज नहीं होने देंगे। तो हमें जहां भी पता चलता था, उस समय तो हमारा आतंक हो गया था गांव में कि जहां जुआ खेलने वाले, अरे बोले वो पैनल वाले आ रहे हैं, आजाद हिंद पैनल वाले आ रहे हैं, तो लोग भाग जाते थे। अब उसी में हम लोग एक बार आधी रात को हम लोग थाने भी गए साइकिल से, वहां जो हमारा 12 किलोमीटर दूर थाना था, वहां हम रात को हमारी जो पैनल के पूरे सदस्य चले गए कि रिपोर्ट करने। तो वो भी एक जुनून था कि नहीं ये इनको ठीक करना है। तो जहां पता, अच्छा शुरू में तो बड़ी उसमें भी बड़ा कष्ट हुआ कि लोग कि अरे ये क्या मजाक है, तो पर वो जो एक ग्रुप का काम था और जुनून था नहीं इसको ठीक करना है, तो उसमें भी काफी सफलता हुई। पर चूंकि उसके बाद सब लोग इधर उधर निकल गए तो वो निश्चित रूप से वो कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। और इस सब चीजों के साथ जीवन चल रहा है। और 2003 में हमारा विवाह हो गया। हमारी जो जबलपुर में जब हम थे उस समय 2003 में, तो वहीं जब कॉन्ट्रेक्चुअल थे उसी समय घर वालों का प्रेशर और बाहर वालों का प्रेशर तो वो बढ़ जाता है। तो फिर 2003 में हमारी श्रीमती जी हमको प्राप्त हुई और वो लॉ ग्रेजुएट हैं वो भी। तो खैर वो प्रैक्टिस तो उन्होंने नहीं की, पर लगातार वो शिक्षा, बच्चों को शिक्षा देने में लगी रहती है। कहीं ना कहीं स्कूल ज्वाइन कर लेती है, मतलब पढ़ाना है उनको, खाली बैठने से बोले हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनका पढ़ाने में मन लगता है। तो वो भी लगातार हमें सहयोग दे रही है और हमारी बात, हमारे ये जो दुर्गुण है उनको सुनते रहती हैं, सहते रहती हैं, क्योंकि घर में नहीं रहते हम पूरे टाइम, तो सब कुछ उन्हीं को देखना है। तो लगभग अब तो थोड़ा सा, अभी जब से एक्सीडेंट हुआ है तो थोड़ा सा घर में रह रहा हूँ, नहीं तो रोटी खाओ और निकल लो। तो ये एक इस तरह से जीवनचर्या रही है। और बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी को आप सभी का आशीर्वाद उन्हें बेटी को मिला हुआ है। तो आप सभी के आशीर्वाद से स्वामी जी के आश्रम में वो है, पतंजलि में BNYS कर रही है, 2nd ईयर इस साल है। और बेटा अभी 10th उसका निकला है और वो भी अच्छा कर रहा है। अभी 10th क्लास उसने 96.6% से पास की है। और यहाँ पे अभी उसको LN में मैंने डाल रखा है। आगे वो इसरो का उसका मन है, तो उसके लिए हमने बोला ठीक है आप अपने हिसाब से तैयारी कर, तो बाकी ईश्वर की इच्छा। और आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, शायद मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जो मेरी कहानी थी, आप लोग इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो आप अपने मार्गदर्शन दें। जी ओम। दादू आपका हैंड रेज है। जी ओम सर, बहुत बढ़िया आपने जो है आपका जीवन यात्रा जो है उसको समझाया। और मुख्य चीज जो निकली कि हम जो अलग अलग काम करते हैं उसके जो अनुभव आते हैं वही जीवन में काम पड़ते हैं। हमने भी ऐसे ही महसूस किया है। अब मैं यदि सदन से थोड़ा सा वो चाहूँ कि हमारे तानाजी यहाँ पर उपस्थित है और उस संबंध में पहले अपनी चर्चा भी हुई थी कामेरी मठ के संबंध में, तो यदि हमारा सदन चाहे तो उनसे वो उस व्यवस्था के संबंध में बात कर लें। तो मैं कनेरी मठ का जो वार्षिक उत्सव मनाने वाली बात है, मैं थोड़ा सा इसको मोड़ रहा हूँ क्योंकि वो उपस्थित है, फिर उनको
तो मैं आदरणीय ताना जी से निवेदन करूंगा, वैसे तो हैंड रेज है डॉक्टर जी के, प्रणय जी के, तो यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें बुला लूं। जी पहले राउत साहब जी के जीवन के ऊपर कमेंट्स तो दो, थोड़ा एक आध दो अच्छा बड़ा व्यवस्थित। बहुत इतना बढ़िया है। जो उनका निचोड़ है वो ये निचोड़ है कि जितनी ट्रेनिंग लोगे उतना ज्यादा सीखेंगे। बाकी का संघर्ष तो जीवन का सबका ही है। जियो भैया जाओ। प्रणेता जी, प्रणीता जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी। अच्छा मैडम बोलिए। प्रणेता जी बोल रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है? जी सदन को सादर प्रणाम। और आज परम श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्मदिन पे जो जड़ी बूटी दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा, आप सबको, हम सभी भी मनाएंगे अपने अपने जगहों पर, अपने अपने क्षेत्र में। उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जड़ी बूटी लगाए जीवन बचाए, यह जो एक प्रचार प्रसार हो रहा है, निश्चित रूप से जड़ी बूटी लगेगी और निश्चित रूप से जीवन बचेगा। हमारे सम्मानीय कृषि वैज्ञानिक आदरणीय राउत सर ने अपने जीवन परिचय पर बहुत अच्छे से अपने जीवन की शुरुआत बाल्यकाल से लेकर के संपूर्ण अपने जीवन की यात्रा यहाँ तक की बताई। मैं राउत सर को नहीं जानती थी, लेकिन योगाहार की एक बड़ी उपलब्धि है। कल्पना दीदी और आदरणीय हमारे मुन्नीलाल भाई साहब, पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी, जिनका आगमन इस बालाघाट की धरा पर हुआ, और अपनी पतंजलि किसान सेवा समिति की जिला प्रभारी सम्माननीय कल्पना कुटले दीदी, इनके माध्यम से आपके तक जुड़ने का और एक शुभ स्वर्णिम अवसर मिला। और आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग से गौशाला में, चंद्रा गौशाला में 2 बार प्रशिक्षण हुआ। और जब प्रत्यक्ष रूप से राउत सर से मिलने का एक बड़ा समय मिला, वो अवसर, वो एक स्वर्णिम क्षण है। लोग बड़े सम्मान के साथ में राउत सर उनकी पूरी टीम कहती थी, और उन्होंने बड़े आत्मीयता के साथ में पूरी अपनी बालाघाट की टीम को लेकर आए थे। और जब उन्होंने विषय रखा तो जितने लोग थे, जितने किसान थे, उन्होंने बड़े आत्मीयता के साथ में, सम्मान के साथ में, एकदम पूरे अनुशासन और शिष्टाचार में रहकर सुने। और बाद में जब अपने चंद्रा से सर का बालाघाट के लिए जाना हुआ, तो बाद में उन्होंने कहा कि पहली बार इतना अच्छा हमने एक कृषि वैज्ञानिक को सुना है, जिन्होंने बहुत बारीकता से कृषि पर किसानों को लेकर के अपनी भूमिका रखी, अपने कर्तव्य को बताया। और इतने सरल, सहज, मृदु भाषी भी हैं वो, संघ के आप स्वयं सेवक भी हैं, और जब से जुड़े तो एकदम ऐसा लगता है कि किसान मेरा जो बाकी सदस्य म्यूट कर लें अपना मोबाइल। एक वैचारिक मूड, एक वो है कि अगर मैं गाय की तरफ चली या किसान के तरफ जा रही हूँ, किसानी के तरफ जा रही हूँ, उसकी रुचि पैदा करने में अगर श्रेय जाता है तो वो राउत सर को जाता है। वहां के अधिकांश किसानों ने अपने यहाँ जो एक रागी होती है उसको भूलने लगे थे, लेकिन रागी का उत्पादन बढ़ाने में इस क्षेत्र में अगर वो उपलब्धि प्राप्त हुई है, तो मैं कहूंगी कि वो आदरणीय राउत सर की एक प्रशिक्षण की उपलब्धि है। उन्होंने बड़े अच्छे से अपने विचार रखे। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, और भी अन्य हिंड्रीज है, कभी समय मिलेगा तो आपके बारे में हम कहेंगे। लेकिन आपने निश्चित रूप से पूरे बालाघाट जिले में कृषि पर अद्भुत कार्य किया है। और उन्होंने जो कृषि रिसर्च सेंटर बड़गांव की जो बात बताई वो सत्य है, वो तो उन्होंने कम बताई, हम तो उसको 100% ज्यादा मानेंगे कि पूरे बालाघाट जिले में अगर जान आई कृषि में तो वो आदरणीय राउत सर की वजह से आई है। इसको नकार नहीं सकता बालाघाट जिला, और बालाघाट जिले के रहने वाले किसान लोग, सभी लोग आपका बड़ा आदर सम्मान करते हैं। लेकिन आप थोड़े से धोखेबाज भी निकले, बड़े बिना बताए बालाघाट वाले को बिना बताए छिंदवाड़ा रवाना हो गए। हमें तो जब सुने तो आश्चर्य भी हुआ, तो हम यहाँ तो आपको धोखेबाज कहेंगे, चलो ठीक है, अपनी एक व्यवस्था है।
लेकिन वहां भी आप अलग जगह रहे। छिंदवाड़ा भी हमारा हो गया, बालाघाट भी हमारा होगा और पूरे योगाहार मंच के माध्यम से पूरा भारत आपके नेतृत्व में कृषि पर अच्छा काम करेगा। आपका सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। और निश्चित रूप से आपने बच्चों के बारे में जो बताएं, आपकी बेटी जो है विनीता, वो निश्चित रूप से बड़ी बहुत सरल है, सहज है और वहां पर वो पढ़ाई भी अच्छी कर रही है और एक स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उसका एक अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है। और अभी वो कहना चाहिए कि चिकित्सा पर और एक उपचार पद्धति पर अच्छा एक अध्ययन कर रही है। हमारे दोनों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीदी भी बहुत अच्छी है। आपको सादर नमन करते हुए, जैसे कि आपने कल्याण का एक उदाहरण कहा, जीवन में अद्भुत कल्याण ही कल्याण होता है, ये सर्वश्रेष्ठ एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने रखा। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। योगाहार मंच को फिर से सादर अभिनंदन, अभिवादन, सादर प्रणाम। ओम। आदरणीय डॉक्टर किशोर देव। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब ने जो उनकी जर्नी बताई जीवन की, बहुत अच्छी बताई और वो सुनते सुनते समय हमको भी हमारी जो जर्नी वो याद आ रही थी कि कहाँ पे मतलब सिमिलैरिटीज है, कहाँ पे डिफरेंसेस है, कहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज सर को मिली और कहाँ पे हमको नहीं मिल सकी आदि। मेरा कहने का एक नम्र निवेदन है दिनेश जी से और पूरी टीम से कि ऐसी ही जर्नी हम सभी जो यहाँ पे सम्मिलित होने वाले लोग हैं, तो बीच बीच में जर्नी अगर हम सबकी सुने तो निश्चित रूप से नई प्रेरणाएं और किस तरह से आके हम आज इस मोड़ पे खड़े हैं कि ताकि हम अपने कार्यरत होते हुए या सेवानिवृत्त होते हुए भी जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये किस स्थिति से आने से यहाँ तक आए हैं, जो क्या ये प्रेरणाएं रही अपने लाइफ की या दूसरे लाइफ की, तो यह सब सुनने का अवसर सबको मिले। यह जो व्यवस्था ये व्यवस्था की है और मैं समय को ये रखते हुए यही बोलूंगा कि अभी वो जो कान्हेरी मठ वाले जो है उनका भी वक्तव्य आज ही सुना जाए, क्योंकि वो व्यवस्था के बारे में भी हमको सुनना है। धन्यवाद। आदरणीय स्वास्थ्य से शरद भैया से निवेदन है हम शब्दों में आ जाए, फिर मैं आदरणीय हमारे योगाहार के आदरणीय मेहरा जी, आप आदरणीय ताना जी को सुन लीजिए, नहीं तो फिर 8:05 हो गए हैं, इस समय 5 मिनट ज्यादा हो गया है। और अच्छा, बस हम 1 मिनट लेंगे मुनीलाल सर, बस आधा मिनट दे दीजिए बस। हाँ, आधा मिनट ले लो, फिर ताना जी बहुत अच्छा और बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब को। और डॉक्टर साहब बहुत जितना भी अभी समय बहुत कम है, लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो हमेशा ऐसी हमें शिक्षा देते रहें। और अब आदेश हो गया है तो ताना जी को पहले सुन लिया जाए। जी हो जी, आदरणीय ताना जी। ये मेहरा जी, एक सेकंड, ये मेहरा जी का जैसे अभी आज ताना जी को पूरा समय चाहिए था अपन को देने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो विषय ही बदल जाता है। अभी मुझे भी कुछ बोलना था, प्रणीत और कई लोगों को बोलना था, तो और फिर ताना जी ने महत्वपूर्ण विषय पे थे, तो आदरणीय ताना जी को कम से कम आधा घंटे का समय चाहिए था, लेकिन यहाँ समय हो गया और मेहरा जी ने क्या। चलो, वो तो ऐसे ही होएगा। आदरणीय ताना जी अपनी बात कहें, 5 मिनट हम ले रहे, फिर और चर्चा बुला लेंगे, फिर से आ जाएंगे। जी ठीक है, तो मुझे 5 मिनट मिल रहा है जी। अरे आपको 20 एक घंटा मिलना है, कल आपको 1 घंटा मिलना है, मेरा निवेदन है, क्योंकि उस पर विस्तार से ठीक है, चर्चा करना है। विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी योगाहार की टीम को मेरा प्रणाम। और पिछली बार मैं जब ज्वाइन था तो एक किसी भाई साहब ने बोला था कि हम योगा से तो 2 कदम आगे चल रहे हैं और खाना अगर विष मुक्त नहीं मिलेगा तो 2 क्या बहुत से कदम पीछे भी आएंगे। तो प्राकृतिक खेती में बम्पर क्रॉप कैसे लाने का, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से कल से बात शुरू करूंगा। कल अगर आप सभी रहेंगे किसान भाई, तो मेरे जो एक्सपीरियंस है, हमारे आश्रम के जो एक्सपीरियंस है, हमारे आश्रम के मुखिया कार सिद्धेश्वर स्वामी जी, उनके जो एक्सपीरियंस है वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक बात ध्यान में रखिए कि मेरी कोई एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं है, लेकिन स्वामी जी ने मुझसे जो करवाया, जैसे कि 44 फार्मूले जिसमें गाय का गोबर, गोमूत्र
उससे भी आगे जाके हमने गाय की डिलीवरी होने के बाद जो प्लासेंटा जार गिरती है उसका जो फार्मूला बनाया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। हर रोज मुझे 20-25 किसानों के फोन आते हैं कि अरे यार ये पहले क्यों नहीं बताया हमें। तो जार का जो हमने रसायन बनाया है उसका हमने लैब टेस्ट रिपोर्ट ले लिया है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 20% है, किसान के मिट्टी में चाहिए 2%। तो वो फार्मूला भी मैं कल आपको विस्तार से बोल दूंगा। आज समय समय का ध्यान में मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया हूँ। मेरी यहाँ वहाँ लेक्चर रहते हैं तो मेरा शेड्यूल भी बहुत टाइट होता है। सुबह में तैयार होना, किसी गांव में जाना, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी नेचुरल फार्मिंग के इतनी उतरी है, क्योंकि अकेले महाराष्ट्र की 40% भूमि अभी बस्ट हो गई है। तो भूमि बचाना, माटी का सुपोषण करना, ये बीड़ा लेके हमारे आश्रम में जो चल रहा है, उसका आदान प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। और जो फार्मूले वो स्वामी जी ने पूरे किसानों के लिए मुफ्त में, चाहे कोई किसान उसका पेटेंट भी ले लो लेकिन उसी तरफ मुड़े, इसके लिए मैं मेरे एक्सपीरियंस आपको कल शेयर करूंगा। आपसे कोई और इच्छा है तो अभी भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। जी ओम, अब समय हो गया है और समय के साथ कल हम आपसे पूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आदरणीय मुनीलाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और तो आप समापन कर दो, आप समापन कर दो, आप स्वयं समापन करो आज। जी ओम। तो पूरे शुक्रिया। सदन का बहुत बहुत आभार। सब